अखिलेश यादव का अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कई उनके ऐसे फैसले हैं जो दलित विरोधी रहे हैं और दलितों के दिल में एक आशंका थी अखिलेश यादव को लेके कि वो सरकार में आएंगे, अगर वो किसी पावर में रहेंगे तो हो सकता है कि वो उनके विरोध में कुछ काम करें। लेकिन उन्होंने एक शिफ्ट किया, उन्होंने दलित बहुजन को केंद्र में लेके आए, पीडीए का नारा दिया और दलितों में भरोसा भी आया, चाहे वो संविधान बचाने के नाम पे हो या तमाम उसके कारण हो सकते हैं। ये अखिलेश यादव का शिफ्ट होना है, उनकी वैचारिक तौर पर शिफ्ट होना, इसकी अहमियत को कैसे देखते हैं, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं दलितों का वोट शिफ्ट कराने में मदद की। कई बार कई चीज़ें गलत हो जाती हैं, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी तात्कालिक परिस्थितियां कुछ और रही होती हैं। उन गलतियों से कोई राजनीतिक दल, उन परिस्थितियों से कोई राजनीतिक दल सीखता है। दलित समाज के काफ़ी लोगों से जब हम रिपोर्टिंग के दौरान भी बात कर रहे थे तो ये समझ में आ रहा था कि वो संविधान को लेके काफ़ी भावुक हैं, क्योंकि बाबा साहेब के दस्तावेज के कारण उन्हें तमाम हक मिलते हैं। ये जो वोट दिया है, इस बारे में अखिलेश यादव का क्या पक्ष था, क्या उनसे आपकी बात हुई है, वो दलित समाज के इस भरोसे को लेके व्यक्तिगत तौर पर क्या सोच रहे हैं? असली सवाल अगर कोई है तो वो संविधान का सवाल है। अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो किस बात का समाजवाद, किस बात का अम्बेडकरवाद, कैसे हम आरक्षण बचाएंगे, कैसे हम सबको हक दिलाएंगे। यह बात समाजवादी पार्टी के एक एक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के अखिलेश यादव तक एकदम स्पष्ट हो गई थी। जब रामचरितमानस प्रकरण आया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि शूद्र वाले प्रकरण पर अखिलेश यादव क्या करेंगे, कहाँ खड़े होंगे। सदन में खड़े होकर अखिलेश यादव जी ने पूछा कि नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं कि शूद्र कौन है। ये अखिलेश यादव काम कर रहे थे। और आज से कब, 6 महीने 8 महीने पहले, चुनाव नहीं था तब करेंगे। आपने गंगाजल का जिक्र किया, तो जब उनके घर को गंगाजल से धोया गया, जब वो मुख्यमंत्री से रहे नहीं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे तो लग रहा था कि मैं अपर कास्ट हूँ और अब मुझे एहसास हुआ, इन्होंने धोने के बाद मुझे बता दिया कि मैं शूद्र हूँ। तो वो जो काम उन्होंने किया था, उस काम पर वो वोट मांगने गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। और गंगा जल से धुलवाने में तब उन्होंने कहा कि काम तो हमने जाति देखकर नहीं किया, हमने एक्सप्रेसवे, मेट्रो, लैपटॉप सब कुछ किया, उसमें जाति नहीं देखी। बीजेपी के लोगों ने उन्हें एहसास कराया कि तुम हमारी नजर में शूद्र हो। विकास के नाम पर वोट मिलेगा, काम के नाम पर वोट मिलेगा। कुछ काम आप भूल गए, कुछ काम और वो आएंगे उस पर। मैं इसका जवाब दे दूं, गिनवाना जरूरी है। हाँ। महापुरुषों के, महिलाओं के नाम पर जो जिले थे उनके नाम बदल दिए, जो SC/ST को ठेकेदारी में कोटा मिलता था, उनको आरक्षण मिलता था, वो बंद कर दिया। जो प्रमोशन में आरक्षण मिला हुआ था वो बिल हट फाड़ दिया। जो प्रमोशन जिनका हो चुका था शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का, उनका डिमोशन कर दिया। ये काम भी गिनने नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि राजनीतिक दल जब काम कर रहा होता है तो इतिहास में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं। उन्होंने अपने पोस्टर में अब उन्हीं महापुरुषों को जगह दी है जिनके लिए पिछली बार जो आपने सवाल में कहा कि बदले गए होंगे नाम, और हैं ये। बहन जी की भूमिका पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कई लोगों ने न्यूज़ क्लिप्स को, पोस्टर्स को शेयर किया और कहा कि 16 सीटों पे बहन जी ने सीधे सीधे बीजेपी को जितवा दिया और एनडीए की जो बढ़त हुई है उसकी वजह बहन जी हैं, वरना इंडिया गठबंधन की सीटें जीत जाता। ये आरोप बहन जी पर लगा रहे हैं। मैं मतलब ये कहता हूँ कि राजनीति विज्ञान का सामान्य विद्यार्थी भी ये बात समझेगा कि यही लोकतंत्र है, यही संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी बनाकर या कोई भी पार्टी किसी भी जगह चुनाव लड़ सकती है, ये उसका हक है। जिस समय संविधान वाकई खतरे में हो, और ये बात कोई भी समझ सकता है, उस समय ये कहना कि नहीं नहीं ये झूठ है, फिर फैसला जनता ने लिया। जनता ने तय किया कि वो किसके साथ जाए और जनता ने वो परिणाम दिया। जय भीम, स्वागत है आपका इस खास मुलाकात सीरीज में। आज हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, जो एक जाने माने विचारक हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर उन्होंने काम किया और एनडीए को पीडीए हराएगा, जो ये नारा अखिलेश यादव ने दिया था, इस नारे के पीछे एक रणनीतिक भूमिका में उन्होंने काम किया। इस बार के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो कई मायने में अहम हो जाते हैं, क्योंकि इस बार यूपी में कमाल हुआ। समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है और उसने जो जीत हासिल की है उसमें दलित बहुजन समाज ने मिलकर वोट किया और उसके परिणाम देखने को मिले। तो ये जीत कई मायनों में अहम मानी जाती है। इस पूरी रणनीति पर बात करने के लिए कि कैसे क्या पीडीए की जो आने वाली रणनीतियां हैं वो इस तालमेल को बनाए रखेंगी, क्या अखिलेश यादव सामाजिक न्याय के एजेंडे पर कायम रहेंगे, इन तमाम जरूरी मसलों पर बातचीत करने के लिए लक्ष्मण यादव हमारे साथ हैं।
बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर लक्ष्मण यादव। जी बहुत शुक्रिया आपका सुमित जी। तो 2-3 महीने तो बहुत बिजी रहे, हम देख रहे थे आपकी वीडियोस कि अखिलेश यादव के साथ आप ट्रैवल कर रहे थे और कई इलाकों में जाके चुनाव प्रचार करते हुए भी हमने देखा। समाजवादी पार्टी के मंच पर आप भाषण देते हुए भी नजर आए। तो अभी तो चुनाव परिणाम बहुत अच्छे आए, उसके बाद एक ऊर्जा भी महसूस हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप पहली बार सक्रिय राजनीति में रहे, तो कैसे अनुभव रहे आपके? जी बहुत शुक्रिया सुमित जी, और आपके तमाम दर्शकों को अब मेरा जय भीम जय मंडल। ये निश्चित रूप से मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव रहा। वैसे तो हम लोग जिस सामाजिक न्याय की विचारधारा की बात करते हैं उसके मूल में ही राजनीति निहित है, लेकिन वो राजनीति सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन और एक विचारधारा को लगातार आगे ले जाने की रणनीति पर काम रहती रही, और उसका एक हिस्सा छोटा सा है चुनावी राजनीति। तो उस लिहाज से निश्चित रूप से ये पहला अनुभव था, और बहुत अच्छा ये हुआ कि जिस विचारधारा पर पिछले कई वर्षों से हम और हमारे जैसे लोग हम मिल कर के सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा पर काम करते रहे, संविधान को लेकर के अपने समाज को जागरूक और सचेत करते रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, फूले, तमाम विचारक जो हमारे रहे, कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा, सारे लोगों का जो मूल विचार था, उस विचार पर अब तक जो काम करते रहे, उसी काम को करते हुए एक राजनीतिक दल के साथ काम करने का मौका मिल गया। ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि कुछ लोगों ने नौकरी से निकाला जानबूझ करके कि ये संविधान की बात देश भर में घूम घूम करता है, बाबा साहब की बात करता है, लोहिया की बात करता है, फूले पेरियार की बात करता है। तो ये बात ही तो उन्हें खटकी थी जिससे उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। आज मैं झुक करके उनके सामने नौकरी मांगने भी नहीं गया, क्योंकि गलती मेरी नहीं थी, इस गुनाह की सज़ा मिली थी। तो फिर मेरे सामने विकल्प क्या था कि जिस विचारधारा की लड़ाई को हम लड़ रहे थे, उस विचारधारा को कारगर तरीके से अब और आगे बढ़ाएं, ताकि समाज पर उसका ज़्यादा असर पड़े। और निश्चित रूप से माननीय कांशीराम जिसको कहते थे कि राजनीति गुरु किल्ली होती है, तो राजनीति में एक मौका मिल गया, और मौका ये मिल गया कि मेरा अपना जो गृह प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ मैंने बहुत करीब से देखा कि एक नेता जो पिछले कई वर्षों से हम एक संपर्क में भी थे, जो कि वैचारिक संपर्क था, और उस वैचारिक संपर्क में हमने ये देखा कि एक नेता संविधान बचाने के लिए एक तैयारी कर रहा है, एक नेता जो सामाजिक न्याय की इसी विचार पर खड़े होकर के पीडीए के स्लोगन को आगे बढ़ाने की रणनीति बना रहा है, एक नेता जो बिना डरे बीजेपी और आरएसएस के सामने चुनौती बनने की कोशिश कर रहा है। वो मौका हमारे हाथ में मिला, और वो मौका था समाजवादी पार्टी के साथ काम करने का। अखिलेश यादव जी जैसा एक नेतृत्व था, जिनसे एक व्यक्तिगत रिश्ता भी रहा। जब ये दोनों चीज़ें मिल गई, यानी विचारधारा मिल गई, काम करने का तरीका मिल गया, और एक ही लक्ष्य था, तो तालमेल बन गया। ये उनका बड़प्पन कि उन्होंने हमें अपने साथ रखा, और वो हमारी जो भूमिका हो सकती थी उससे बढ़कर के हमें भूमिका दी, तो हम मंचों पर भी नज़र आए, हमने जहाँ भी लिखने पढ़ने में मदद हो सकती थी, वो बहुत तरह की चीज़ें। अच्छा ये है कि आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इस फ़क्र के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश को सांप्रदायिक नफरत के जिस आग में ले जाया जा रहा था, पूरे देश को जब हिंदू मुसलमान किया जा रहा था, पूरे देश को जब निजी हाथों में बेच करके सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही थी, पूरे देश में ये नैरेटिव बन गया था कि बाबा साहब का संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए, उस समय मैं उस राजनीतिक पक्ष के साथ खड़ा था जो संविधान बचाने, सामाजिक न्याय को बचाने और पीडीए के जरिए एनडीए को हराने की रणनीति बना रहे थे, और हम कारगर हुए। इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत दिलचस्प, बहुत सीखने वाला और बहुत अपनी विचारधारा को मजबूत करके समाज तक और बेहतर परिणाम देने के लिहाज से ये 3 महीने मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक रहे। जी, अखिलेश यादव का अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कई उनके ऐसे फैसले हैं जो दलित विरोधी रहे हैं, और दलितों के दिल में एक आशंका थी अखिलेश यादव को लेके कि वो सरकार में आएंगे, अगर वो किसी पावर में रहेंगे तो हो सकता है कि वो उनके विरोध में कुछ काम करें। लेकिन उन्होंने एक शिफ्ट किया, उन्होंने दलित बहुजन को केंद्र में लेके आए, पीडीए का नारा दिया, और दलितों में भरोसा भी आया, चाहे वो संविधान बचाने के नाम पे हो या तमाम उसके कारण हो सकते हैं। ये अखिलेश यादव का शिफ्ट होना है, उनकी वैचारिक तौर पर शिफ्ट होना, इसकी अहमियत को कैसे देखते हैं, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं दलितों का वोट शिफ्ट कराने में मदद की? ये बात बिल्कुल ठीक है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर पिछले 3 दशक की हम गौर करें तो मंडल आंदोलन के बाद एक तरफ आप याद करें कि जब मंडल के खिलाफ कमंडल आया,
जो लोग आज बात करते हैं हिंदू होने की और जो लोग एक अलग तरह से सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, वो लोग जब भगवान के नाम का सहारा लेकर के देश की राजनीति को बदलने जा रहे थे, तो मंडल आंदोलन के बाद दो ताकतें उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हुई थी, मान्यवर कांशीराम और मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव। और उस समय एक नारा चला, मिले मुलायम कांशीराम। अगली लाइन हम लोग नहीं बोलते तो लेकिन दुनिया जानती है। वो किसको चुनौती पेश करके उस सांप्रदायिक ताकत के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अगला पड़ाव ये आया जो कि बहुत दुखद था कि एक नेता दिल्ली में बैठ करके कहने लगा कि हमारे पैर में दो कांटे चुभ रहे थे, एक मुलायम सिंह यादव और एक कांशीराम। मैंने पहले एक कांटे से दूसरे को निकाला और उचित समय देख करके दूसरे को भी फेंक दिया। अटल बिहारी वाजपेयी। वो बीजेपी की जो रणनीति थी, जो आरएसएस के लोगों की रणनीति थी कि अगर दलित पिछड़े मिल गए तो फिर तो हम राज कैसे करेंगे। अब पता नहीं, मुझे जब ये बात आ रही है तो 1857 याद आ रहा है कि अगर सब मिल के लड़े तो हम भारत पर शासन कैसे करेंगे। उन्होंने फिर नफरत की आग बोई, वो अंग्रेज थे। ये पड़ाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब आया और उसके बाद की लगभग 2 दशक की राजनीति सपा वर्सेस बसपा की हो गई। आप देखेंगे कि दोनों पार्टियां सरकार में आती हैं, दोनों अपने अपने ढंग से काम करती हैं और कुछ ऐतिहासिक चूक भी हुई जिसे अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में कबूल किया। 2022 के चुनाव या उसके पहले एक पड़ाव आया जो हम जैसे लोग इसको कैसे डिकोड करते हैं। 1956 में डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर मिलकर काम करना चाह रहे थे। पत्र व्यवहार होता है जो डॉक्यूमेंटेड है। वो ये कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर से कि हम दोनों की लड़ाई एक है, हम दोनों की सपने एक हैं, लगभग हम लोग मिल के काम करें। तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और सोशलिस्ट पार्टी, इनके बीच एक वैचारिक रिश्ता बनना शुरू हो गया था। कुदरत ने हमें बाबा साहब को जल्दी हमसे छीन लिया और 56 में 6 दिसंबर को बाबा साहब इस दुनिया से चले गए और वो ख्वाब अधूरा रह गया। तो वो ख्वाब का पूरा करने की कोशिश मिले मुलायम कांशीराम में हुई थी। उस ख्वाब को फिर से पूरा करने की कोशिश की अखिलेश यादव ने आदरणीय मायावती जी के साथ समझौता करके 2019 का। ये पॉलिटिकल अलायंस है। इस बीच में जब टकराव के लम्हे भी रहे तो कई बार कई चीज़ें गलत हो जाती हैं, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी तात्कालिक परिस्थितियां कुछ और रही होती हैं। उन गलतियों से कोई राजनीतिक दल, उन परिस्थितियों से कोई राजनीतिक दल सीखता है। 19 के चुनाव के ठीक बाद जो बसपा 2014 में शून्य हो गई थी, वो 2019 में 10 सीटें ले आती है। लेकिन फिर भी गठबंधन, आदरणीय मायावती जी की तरफ से कहा गया कि हम नहीं रखेंगे, गठबंधन टूट गया। अखिलेश यादव ने यहाँ एक काम किया कि राजनीतिक गठबंधन भले टूट जाए लेकिन वैचारिक गठबंधन टूटने नहीं दिया, और वो था डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया का गठबंधन। आज सपा जिस पीडीए की बात करती है वो वही विचारधारा है, और आज वो कहते हैं कि हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, हम आएंगे तो SC ST OBC को उनका हक दिलाएंगे, हम आएंगे तो सामाजिक न्याय करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आज अगर अखिलेश यादव को मौका मिलेगा, और जो कि मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, जिस पीडीए की बात वो करते हैं, आप टिकट वितरण देखिए ना, वो अखिलेश यादव हैं और वो समाजवादी पार्टी है जिसको आरोप लगाया गया कि वो एक जाति और एक धर्म की पार्टी है। उसने पीडीए की बात केवल जबान से नहीं की, अंबेडकर और लोहिया की बात, उन्होंने टिकट बांटा। 17 दलित समुदाय को टिकट दिया है 62 में से। कुल 62 टिकट पे समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, 62 सीटों पे 62 में से 17 टिकट SC कम्युनिटी को और 85% टिकट SC ST और OBC को मिला। ये पीडीए था, और वही पीडीए कमाल किया। आप गौर करिए, उसमें 2 प्रयोग किया, एक मेरठ की सीट पर और एक अयोध्या की। सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशी, और कौन उतार रहा है? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। और संविधान बचाने की लड़ाई में इतनी ईमानदारी थी कि उस समाज को भी ये महसूस हुआ कि अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो जो हक हमें संविधान से मिला वो क्या होगा। और पूरा समाज, वो पीडीए का समाज, अखिलेश यादव को वोट देकर के मुहर लगाता है कि हाँ भाई, आगे उम्मीद आपसे है। तो अयोध्या जीतना उस एकजुटता को, जिस एकजुटता की बात हम कई वर्षों से कर रहे थे, कई अंतर विरोध होंगे समाज में, दलित समाज के भीतर दलित समाज से, OBC के भीतर OBC से। नेता या विचारक का काम ये होता है कि अंतर विरोधों को कम करके उसे जोड़ने की कोशिश करे। तो जो काम हम पहले वहां करते थे वो राजनीति में पीडीए ने किया, और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। इसलिए आपके सवाल का जो दूसरा पक्ष है कि कितनी दूर तक चलेगा, मुझे उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराया। ये वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर हैं,
तो दूसरी तरफ आपको खड़ा करना पड़ेगा अंबेडकर को, लोहिया को, मानवर कांशीराम को, मुलायम सिंह को, लालू को। ये जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ से ही आप आरएसएस बीजेपी से लड़ सकते हैं। तो मैं देखता हूं भविष्य पीडीए का ही है, भविष्य इस एकजुटता का है, वही संविधान बचाएगा। दलित समाज के काफ़ी लोगों से जब हम रिपोर्टिंग के दौरान भी बात कर रहे थे तो ये समझ में आ रहा था कि वो संविधान को लेके काफ़ी भावुक हैं, क्योंकि बाबा साहेब के दस्तावेज के कारण उन्हें तमाम हक मिलते हैं, तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं संविधान को लेके। और आप लोगों ने जो नारा दिया कि संविधान खतरे में है, ये लोग संविधान को बदल देंगे, 400 पार मिलेंगे तो मन मुताबिक संविधान में बदलाव होगा, इसने काम किया। इस बारे में दलित समाज ने एक पॉजिटिव तरीके से सोचते हुए कि हमारा वोट खराब ना हो या हम जो हैं ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो जीत रहा हो, तो वो समाजवादी और गठबंधन के प्रत्याशी को उन्होंने वोट किया। ये जो वोट दिया है, इस बारे में अखिलेश यादव का क्या पक्ष था? क्या उनसे आपकी बात हुई है? वो दलित समाज के इस भरोसे को लेके व्यक्तिगत तौर पर क्या सोच रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव जी जैसे नेता, जो मैंने एक चीज़ जो करीब रह के समझी, और जो भी इस तरह के लोग होते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो जो सबके सामने हैं वही वो दिल में है। अगर उन्हें इस बात का दर्द है कि गैर बराबरी जाति के नाम पर हो रही है, इस लड़ाई को पीडीए के रूप में आगे बढ़ाना है, तो वो भीतर भी है और बाहर भी है। तो वो इस बात को समझते हुए, मतलब कभी कभी हम लोगों की बातचीत जब होती थी या मीटिंग हो रही है, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने बूथ पर काम किया पिछले 6 महीने में, बाहर कोई दिखता नहीं। बूथ पर वो ऐसी पार्टी है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक इतनी डाइवर्सिटी को रखा गया कि अलग अलग जाति समुदाय के, अलग अलग तबके के लोग प्रतिनिधित्व करते दिखे। और ये टैगिंग केवल एक साजिश के तहत लगाई गई कि वो तो एक जाति एक धर्म। अब जब बूथ प्रदेश अध्यक्ष से बूथ तक देखेंगे तो वो डाइवर्सिटी नजर आएगी। वो धीरे धीरे काम करके मजबूत हो रही थी, बूथ मजबूत हो रहा था। वो फीडबैक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मिल रहा था, अखिलेश यादव जी तक मिल रहा था। फिर उनको ये बात सारे लोग मिल करके समझाते हैं। रणनीति तो नेता सबसे बात करके बनाते हैं। तो जब वो ये बात समझे कि नहीं, असली सवाल अगर कोई है तो वो संविधान का सवाल है। अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो किस बात का समाजवाद, किस बात का अम्बेडकरवाद, कैसे हम आरक्षण बचाएंगे, कैसे हम सबको हक दिलाएंगे। यह बात समाजवादी पार्टी के एक एक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के अखिलेश यादव तक एकदम स्पष्ट हो गई थी। तो ये आप गौर करेंगे, पूरा चुनाव संविधान बचाने का चुनाव हुआ। और ये हमने नैरेटिव नहीं बनाया, ये तो बीजेपी के लोगों ने कहा। बीजेपी 10 साल सरकार में रही तो बीजेपी ने अपने ऐसे काम किए जिससे संविधान कमजोर ही हुआ। 2 अप्रैल का भारत बंद करना पड़ा, बीजेपी की सरकार थी। 13 पॉइंट रोस्टर आया, बीजेपी की सरकार थी। प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा हो गया कि 1% से भी कम सरकारी नौकरियां बची हैं। और जो सरकारी नौकरियां बचेंगी नहीं तो आरक्षण कहां से बचेगा? ये बीजेपी की सरकार में हुआ। बीजेपी ने लेटरल एंट्री इंट्रोड्यूस की। लेटरल एंट्री में कोई रिजर्वेशन नहीं और 350 लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक तक पहुंच रहे हैं। उसमें एक भी दलित पिछड़े आदिवासी नहीं। हम तो सवाल पूछते रह गए कि भाई कितने दलित पिछड़े को लेटरल एंट्री से आपने आगे बढ़ा, कितने आपने कुलपति दलित पिछड़े बनाए, ये सब कुछ संविधान को भीतर से कमजोरी तो कर रहा था। और जब चुनाव आया तो आपके लोग कहने लगे, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार विपक्ष के नेताओं से पूछ करके ये लेख नहीं लिखेगा कि भारत के संविधान को बदलना जरूरी है, पुराना पड़ गया है। ये बीजेपी ने करवाया, आरएसएस ने करवाया। ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े, अयोध्या का सांसद लल्लू सिंह, मेरठ में चुनाव लड़ रहा अरुण गोविल, ये प्रत्याशी कौन लोग हैं? ये बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने सार्वजनिक मंचों से कहा कि 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि हमें देश का संविधान बदलना है। तो ये नैरेटिव बीजेपी ने दिया और पहले चरण तक बीजेपी कहती रही कि अब की बार 400 पार। तो इन लोगों ने कहा क्योंकि संविधान बदलना है। तो विपक्ष की तो जिम्मेदारी होती है कि जो सवाल जनता के लिहाज से सबसे बड़ा सवाल हो उस पर लेकर के अपना प्रतिपक्ष पूरा आंदोलन खड़ा करे। तो प्रतिपक्ष ने वही किया, अखिलेश यादव ने यही किया कि भाई हम संविधान बचाएंगे, एक ही लड़ाई में सब लड़ाई शामिल है। तो ये नैरेटिव विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी थी और विपक्ष के नेता ने उस जिम्मेदारी को निभाया। अब रही बात ये कि कितने % इसका फायदा मिला, रिजल्ट वो बताता है। और कोई भी नेता बहुत बारीकी से राजनीति करता है। अगर वो 62 टिकट में से 17 टिकट दलित समुदाय को दे रहा है, लगभग 29-30 टिकट सीधे अति पिछड़े समुदाय को, उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी आप पाएंगे, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पाएंगे। इन सारे लिहाज से समाजवादी पार्टी एक अल्ट्रा डायमेंशन उसके खुलते हैं कि इतने इतने लोगों को टिकट दिया, ये पीडीए है। तो जब वो टिकट दिया तो उस टिकट का फायदा मिला और वो फायदा हर तरफ से, हर तबके से मिला।
इसलिए सभी नेता को ये पता है कि एक तरफ फिर से बाकी पार्टियां किनारे पड़ गईं, एकदम सीधे लड़ाई एनडीए वर्सेस पीडीए में हुई और जनता का विश्वास, चाहे वो पीडीए की जनता हो या जो भी बीजेपी को पसंद नहीं करती, उसका विश्वास पीडीए जीतने में कामयाब हुआ। तो नेता एकदम स्पष्ट हैं। वो हम लोग की व्यक्तिगत बातचीत में अक्सर अखिलेश यादव जी कहते हैं, पहले कम रहा होगा, मैं नहीं जाता रहा होऊंगा, लेकिन जब से मैं करीब जाना शुरू किया मैंने यही पीड़ा महसूस की कि हजारों साल के शोषण की लड़ाई है लक्ष्मण। वो बार बार ये बोलते हैं। हमारी जो निजी बातचीत हुई उस बातचीत में कई बार उन्होंने कहा कि देखो डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अम्बेडकर मिलकर बात करना चाह रहे थे, काम करना चाह रहे थे, ये डॉक्यूमेंटेड है, इसे तो कोई मिटा नहीं पाएगा। हम लोगों ने पहले कोशिश की, तो आइए अब हम समाज के लेवल पर कोशिश क्यों ना करें। ये पूरा हमारा समाज एक जैसा है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, जवाब लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी जरूरी है। जब रामचरितमानस प्रकरण आया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि शूद्र वाले प्रकरण पर अखिलेश यादव क्या करेंगे, कहाँ खड़े होंगे। सदन में खड़े होकर अखिलेश यादव जी ने पूछा कि नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं कि शूद्र कौन है। ये अखिलेश यादव काम कर रहे थे। और आज से कब, 6 महीने 8 महीने पहले, चुनाव नहीं था तब। और फिर जब उनके ऊपर कटाक्ष किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि नेता सदन उन पंक्तियों को पढ़कर सुना दें और जिनके बारे में ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो इन जातियों का अपमान करने के लिए कर रही हैं, वो पढ़ के सुना दें। ये अखिलेश यादव थे। उन्होंने कहा सोने के पत्ते पर भी लिख कर अगर दे दोगे तो मैं नहीं मानने वाला कि ये शूद्र अपमान करने के लिए नहीं है। आपने मेरा घर गंगा जल से धुलवाया, आपने अब इसी चुनाव में एक दिलचस्प वाकया हुआ, मंदिर गए तो मंदिर धुलवा दिया। ये जो विमर्श था अखिलेश यादव, उस विमर्श में शूद्र वाले नैरेटिव पर खड़े दिखे। और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर यही शूद्र आपकी ढाल न बने तो आप सरकार में नहीं आ पाओगे। तो ये वैचारिक रूप से अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पीडीए पर ईमानदारी से खड़ी है और ये मानती है कि चाहे वो दलित समाज के जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हों, संविधान बचाने वाले लोग हों, उन्होंने बड़ी तादाद में एक यकीन पीडीए पर दिखाया है। ओबीसी समाज, अति पिछड़े समाज की जातियां, इन सब ने पीडीए पर एक यकीन दिखाया है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, मुझे यकीन है कि अखिलेश यादव जैसे नेता इस वैचारिक और सांस्कृतिक लड़ाई को, सामाजिक लड़ाई को राजनीतिक रूप से अब और आगे बढ़ा करके इस पूरे समाज को जोड़ने का काम करेंगे। आपने गंगाजल का जिक्र किया, तो जब उनके घर को गंगाजल से धोया गया, जब वो मुख्यमंत्री से रहे नहीं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे तो लग रहा था कि मैं अपर कास्ट हूँ और अब मुझे एहसास हुआ, इन्होंने धोने के बाद मुझे बता दिया कि मैं शूद्र हूँ। तो ये बयान बताता है कि वो पहले किस मानसिकता से काम कर रहे थे और उसके बाद जब ये एहसास हुआ और तमाम चीज़ें सीखी तो वो फिर सामाजिक न्याय पर आते हैं। तो ये लर्निंग और अनलर्निंग का जो उनका चरण चला है, इसमें बदलाव हुआ है ना, उनकी पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव आए हैं। मैंने जितना समझा इस पूरे प्रकरण को, समझ जी, वो कुछ यूँ था कि, और वो अक्सर ये बात कहते भी हैं कि 2012 में जब मुझे मौका मिला तो मैं मुख्यमंत्री था एक बड़े प्रदेश का, बाहर से पढ़ के आया था। मैंने देखा था कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, नए तरह के विकास के मानदंड खड़े करके सबकी बेहतरी के लिए क्या क्या विकास के काम कराए जा सकते हैं। और 12 से 17, मैं तो बार बार कहता हूँ, हम लोग का वैचारिक लड़ाई ये रही है कि आप लखनऊ से लेकर के नोएडा तक आ जाइए, गाज़ीपुर से लेकर के गाज़ियाबाद तक आ जाइए, आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में जो काम मिलेगा, जिसे आप कहते हैं विकास, जो काम है, जनता का काम है, वो या तो आदरणीय मायावती जी ने किया या नेताजी और अखिलेश जी ने किया, और किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। बीजेपी 7 साल से है, वो गिनवा दे कायदे से कि 2-4 ईंट अगर अच्छी से रखे तो ये जो उनके कार्यकाल में है, तो वो नहीं किया। इन दोनों लोगों ने काम किया। 17 तक आते आते उन्होंने ये देखा कि हमने मेट्रो चलवाई, 5 शहरों के लिए पास किया था, हमने लैपटॉप 18 लाख लैपटॉप बांटे और वो एजुकेशन रिवॉल्यूशन जैसा था। हमने मोबाइल बांटी, हमने जो है 100 डायल चलाया कि क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम हो, गांव में कोई गरीब कमजोर अगर पीड़ित हो तो तुरंत पुलिस उसे मदद करे। हमने जो है डेयरी उद्योग चलाए, हमने कृषि के लिए सिंचाई माफ कर दी, हमने पढ़ाई के लिए प्राथमिक शिक्षा तक शुल्क माफ कर दिया, हमने महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए कि उन्हें समाजवादी पेंशन से लेकर के भत्ता मिल रहा है, हमने एम्बुलेंस गांव-गांव चलवा दी। विकास के नाम पर वोट मिलेगा, काम के नाम पर वोट मिलेगा। कुछ काम आप भूल गए।
कुछ काम और वो आएंगे उस पर। मैं भी मैं इसका जवाब दे दूं। गिनवाना जरूरी है। हाँ। महापुरुषों के, महिलाओं के नाम पर जो जिले थे उनके नाम बदल दिए। जो SC/ST को ठेकेदारी में कोटा मिलता था, उनको आरक्षण मिलता था, वो बंद कर दिया। जो प्रमोशन में आरक्षण मिला हुआ था वो बिल हट फाड़ दिया। जो प्रमोशन जिनका हो चुका था शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का, उनका डिमोशन कर दिया। ये काम भी गिनने नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं कि राजनीतिक दल जब काम कर रहा होता है तो इतिहास में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं। मैं इस पे केवल ये कहना चाहूँगा कि आज उसी समाजवादी पार्टी के कोई भी पोस्टर उठा के देख लीजिएगा। मैं चाहूँगा कि इसमें आप वो क्लिप चलाइएगा कि उन्होंने अपने पोस्टर में अब उन्हीं महापुरुषों को जगह दी है जिनके लिए पिछली बार जो आपने सवाल में कहा कि बदले गए होंगे नाम, और हैं ये। वो समाजवादी पार्टी का एक भी पोस्टर अगर आप उठाएं तो उसमें ज्योतिबा फूले, उसमें शाहू जी महाराज, उसमें झलकारी बाई, उसमें उदा देवी पासी, उसमें तमाम बहुजन महापुरुष आज उसी समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर बिल्कुल मौजूद है। मतलब समझ आ गया। मैं कह रहा हूं कि आज अखिलेश यादव जी को है तो सामाजिक न्याय पर बहुजन महापुरुषों के नाम पर निश्चित रूप से आना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि उनके पोस्टर पर आज वो महापुरुष हैं। आज वो महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर, उनके आज सबसे बड़े आइकॉन है डॉक्टर लोहिया के साथ। तो आज समाजवादी पार्टी जहां खड़ी है, मैं उसमें एक उम्मीद देखता हूं कि आज अगर अखिलेश यादव को मौका मिलेगा तो इस पूरे PDA को और इस पूरी बहुजन वैचारिकी को सबसे मजबूती से अगर लागू करने का काम करेंगे तो वो आज करेंगे। तो वो जो काम उन्होंने किया था, उस काम पर वो वोट मांगने गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। और गंगा जल से धुलवाने में तब उन्होंने कहा कि काम तो हमने जाति देखकर नहीं किया, हमने एक्सप्रेसवे, मेट्रो, लैपटॉप सब कुछ किया, उसमें जाति नहीं देखी थी। बीजेपी के लोगों ने उन्हें एहसास कराया कि तुम हमारी नजर में शूद्र हो। अखिलेश यादव जी का ये कहना है, हम तो अपनी तरफ से जाति नहीं देखे, हमने 5 साल के शासनकाल में एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें जाति देखी हो, और आप हमारा घर गंगा जल से धुलवा रहे हो। उस घर में जिसमें आदरणीय मायावती जी रही हो, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हो और अखिलेश जी खुद रहे। यानी ये मानसिकता है जाति के नाम पर, और ये पीड़ा आज भी उनके मन में है। और कभी उन्होंने कई बार टीवी इंटरव्यू में बात बोली है कि आपने क्या सोचकर जाति के नाम पर हमारा घर धुलाया था, क्या सोचकर आप ये सवाल पूछते रहे कि 86 में 56 SDM है। हम और आप जब बात कर रहे हैं तो उसी अखिलेश यादव को बदनाम किया गया था कि 86 में 56 SDM, जिसको योगी आदित्यनाथ सदन में कहते हैं 46 में 56 SDM। कोर्ट में अब एक फैसला आया है कि ये खबर झूठी थी, फेक न्यूज थी, और अखिलेश यादव जी की इमेज को खराब करने के लिए लाई गई थी कि वो यादव सब कुछ कर ले। बीजेपी ये काम करती है। मैं मानता हूं सुमित जी कि आज मैं जहां खड़ा हूं, जिस पार्टी के साथ खड़ा हूं, आज अगर उन्हें मौका मिलेगा, और मिलेगा जल्दी, वो इन्हीं महापुरुषों के विचारों पर काम करते हुए दिख रहे हैं। वो उसी संविधान को हाथ में लेकर खड़े हैं, वो PDA में खड़े हैं कि ये वैचारिक लड़ाई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस सामाजिक न्याय की बात हम कर रहे हैं, सरकार में आने के बाद अखिलेश यादव यही काम करेंगे, और ये उम्मीद इन्होंने अपने काम से दिखाई है। और वो उम्मीद लोग भी चाह रहे हैं कि वो उम्मीद पे कायम रहे, क्योंकि वोट दिया है और उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। बहन जी की भूमिका पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के कई लोगों ने न्यूज़ क्लिप्स को, पोस्टर्स को शेयर किया और कहा कि 16 सीटों पे बहन जी ने सीधे सीधे बीजेपी को जितवा दिया, और NDA की जो बढ़त हुई है उसकी वजह बहन जी हैं, वरना इंडिया गठबंधन ये सीटें जीत जाता। ये आरोप बहन जी पर लगा रहे हैं। मैं मतलब ये कहता हूँ कि राजनीति विज्ञान का सामान्य विद्यार्थी भी ये बात समझेगा कि यही लोकतंत्र है, यही संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी बनाकर, या कोई भी पार्टी किसी भी जगह चुनाव लड़ सकती है, ये उसका हक है, और हर व्यक्ति अपने ढंग से उसका काम करेंगे। तो मैं इस बात को इस तरह देखता हूं कि सबसे बड़ी जनता होती है। जनता यह जब देखती है कि जब आदरणीय मायावती जी मजबूत थी, उनको ताकत जनता ने दी, और उस ताकत से उन्होंने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को उसी जनता ने फिर ताकत दी, और यूपी तो बड़ा दिलचस्प रहा, एक बार सपा, फिर एक बार बसपा, एक बार सपा, एक बार बसपा, बीजेपी कहीं नहीं थी। कितना अच्छा था, चलो भले आपस में लड़ते थे, चलो भले कोई चीज़ होती थी ऐसी, लेकिन समाज का भला होता था दोनों की सरकारों में। कभी गलतियां हुई होंगी, कभी कुछ हुआ होगा, लेकिन आपस में एक दोनों के साथ रहते थे। जनता नेता बनाती है। मुझे लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका जनता की नजर आती है।
पार्टी, और मैं तो कहता हूँ मान्यवर कांशीराम, जिनको हम लोग वैचारिक आइडियोलॉग मानते हैं हर समय, हम वो लोग हैं जो जो जानते हैं। हम शरद यादव को जब याद करते हैं तो कहते हैं कि जितना क्रेडिट शरद यादव का बनता है कि मंडल आंदोलन में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उतना क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। रामविलास पासवान लास्ट समय तक एनडीए में शामिल रहे, लेकिन जो संघर्ष उन्होंने किया उसका अपमान हम नहीं कर सकते। मान्यवर कांशीराम जो पूरे उत्तर भारत के सामाजिक आंदोलन के प्रणेता हैं, उनका वो क्रेडिट कोई नहीं छीन पाएगा। और मान्यवर कांशीराम कहते थे कि बसपा पॉलिटिकल पार्टी ने एक मिशन है। और जिस समय, सुमित जी, मैं केवल एक वाक्य कहूंगा क्योंकि और बाकी टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता, जिस समय संविधान वाकई खतरे में हो, और ये बात कोई भी समझ सकता है, उस समय ये कहना कि नहीं नहीं ये झूठ है, फिर फैसला जनता ने लिया। जनता ने तय किया कि वो किसके साथ जाएगी, और जनता ने वो परिणाम दिया। मेरा केवल यह कहना है। बाकी आदरणीय मायावती जी ने जितना काम किया है, मैं तो बार बार एक बात कहता हूं और बहुत ईमानदारी से ये बात कहता हूं, और चूंकि अखिलेश जी के साथ काम कर रहा हूं तो वो बात भी रेफरेंस में जोड़ूंगा। एक क्लिप है, मैं आपको दूंगा या बाद में भी उसको ट्वीट एक दिन करूंगा। जब 19 में गठबंधन हुआ तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोलते हैं, आज की तारीख से आदरणीय मायावती जी का अपमान मेरा अपमान समझा जाएगा। जो कोई भी मायावती जी के खिलाफ कुछ बोले तो मेरे पार्टी के लोग ये समझें कि वो उनका अपमान नहीं, मेरा अपमान है। गठबंधन टूटा। अब कोई शब्द आदरणीय मायावती जी के खिलाफ आप अखिलेश जी का नहीं पाएंगे। एक राजनीतिक लड़ाई रहती है तो उसमें कुछ टिप्पणी इधर उधर, मुझे लगता है इसका फायदा भी हुआ डॉक्टर लक्ष्मण, क्योंकि बहन जी एक इमोशन की तरह एग्जैक्टली दलित मैं यही कहना चाह रहा था। और अगर वो उनका अपमान करते या इस तरह की बयानबाजी होती तो शायद दलित वोट नहीं मिलता। नहीं, मैं इसीलिए मैंने क्यों कांशीराम जी से जोड़ते हुए ये बात कही कि बसपा को कोई भी वैचारिक व्यक्ति, हम लोग तो चूंकि विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, हम जानते हैं कि बसपा का मतलब क्या था, और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आदरणीय मायावती जी की सरकार न होती 4 बार, तो ये उत्तर प्रदेश किसी और रूप में होता। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी आबादी को जो आत्मविश्वास मिला, सम्मान मिला, वो एक बहुत बड़ा कदम। और इसी चुनाव में अखिलेश जी से पूछा गया 2024 के चुनाव में कि मायावती जी पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा वो हमारी बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और हमारी पार्टी के लोगों से भी कहते हैं कि उनका सम्मान करें, उन पर उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं होगी। ये मुझे लगता है एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी, और अखिलेश यादव भी इस बात को समझते हैं। आदरणीय मायावती जी के खिलाफ कभी हम लोग नहीं बोल सकते। जहां तक रही बात बसपा की, तो निर्णय जनता करती है। मेरा केवल ये कहना है कि जनता फैसला लेती है और जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। आज वो जनता सपा के साथ खड़ी दिख रही है। 2027 का चुनाव आएगा तो फिर से एक इम्तिहान की घड़ी होगी। अगर समाजवादी पार्टी इसी पीडीए को कायदे से निभा ले जाएगी, बाबा साहब के संविधान के रिश्ते को लोहिया के समाजवाद के साथ और अच्छा जोड़ पाएगी, तो जनता फिर इनके साथ खड़ी होगी। जनता दूसरे को अगर देख रही है कि वो लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, तो ये कम से कम जनता के फैसले पर ही मैं खड़ा हूं, और कोई टिप्पणी मैं उस पर नहीं करूंगा। जी। यूपी का जिक्र करते हैं, योगी आदित्यनाथ काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं यूपी में, और राम मंदिर बनने के बाद तो ये कहा जा रहा था कि यूपी में योगी फैक्टर काम करेगा, राम मंदिर फैक्टर काम करेगा और मोदी फैक्टर काम करेगा, और ये 3 फैक्टर मिलके पूरे यूपी की 80 की 80 सीटें एनडीए को दे देगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। बीजेपी तो 33 सीटों पे सिमट गई है। सबसे बुरा परफॉर्मेंस इस दौर में उनका हुआ है। योगी की भूमिका को पूरे चुनाव में कैसे दिख रहे हैं? ये सिर्फ योगी की कद छोटा हो गया है या मोदी का भी कद छोटा हो गया है? क्योंकि दोनों के ऊपर काफ़ी असर हुआ है इस चुनाव का। मैं सुमित जी इस पूरे चुनाव को बहुत जब करीब से देखा तो मैंने एक चीज़ महसूस किया कि ये चुनाव जनता लड़ रहे थे, आगे जनता खड़ी थी। बेशक इस चुनाव में आप भी बहुत करीब से रहे, आपने एक एक चीज़ पर नज़र रखी है और कायदे से रिपोर्टिंग की है। आपने भी महसूस किया होगा कि ये चुनाव बहुत वोकल नहीं था, शांत था। बहुत समझ में नहीं आ रहा था शुरू से कि किस दिशा में जाएगा, लेकिन हमने करीब से उसे देखा था कि जनता मन बना चुकी थी। जनता बीजेपी के लूट और झूठ से त्रस्त थी। गांव तक लोग कहते थे यार बहुत हो गया, झूठ बोलते हैं ये लोग। 10 साल देख लिया। 5 साल मौका दिया 14 में कि 60 साल उन्हें दिया, 60 महीने हमें दे दो। 19 में फिर कहा कि अच्छा 60 महीने और मांग रहे हैं, एक बार और मौका देते हैं। बीच में और भी पुलवामा जैसी घटनाएं हुई, एक वोट देश के नाम कैंपेन हुआ।
24 का चुनाव ऐसा नहीं था। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मीडिया बिकी ना होती, हम तो इस बात को कहते हैं कि मीडिया ने इस चुनाव को बीजेपी के पक्ष में किया, वरना जनता मन बना के बैठी थी कि इन लोगों को सत्ता से हटाना है। ये तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि जो लोग उनका साथ दे दिया और फिर से वो शपथ लेके आ गए, जनता उनके साथ नहीं है। और जनता उनके साथ नहीं है तो वो न तो मोदी के साथ है न योगी के साथ है। और उत्तर भारत जो मान्यवर कांशीराम की जमीन रहा हो, जो मंडल आंदोलन की जमीन रहा हो, जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव की जमीन रहा हो, जगदेव बाबू से लेकर तमाम वैचारिक लोग रहे हों, उस जमीन पर मैं एक बात देखता हूं कि वो कम से कम संविधान की जब बात आएगी तो वो ये नहीं फर्क करेंगे कि कौन कहां खड़ा है। मैं तो ये देख रहा हूं कि जनता ने नकारा है मोदी को भी और योगी को भी। और आज की तारीख में अगर आज चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में तो मुझे तो लगता है कि योगी जी जो अगले मोदी के बाद कौन वाले विकल्प के तौर पे उभर रहे थे कि मोदी के बाद कौन, योगी, मुझे लग रहा है कि उनका जमीन खिसक चुकी है। तो इसका बड़ा परिणाम, बड़ा असर दिख रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सियासी तौर पर सांप्रदायिकता के रथ को रोकने का काम किया उत्तर प्रदेश ने। देश को अयोध्या भी जीत लिया, अयोध्या अमेठी जीता, प्रयागराज, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज किया था, इलाहाबाद हार गई बीजेपी, अयोध्या हार गई बीजेपी, बनारस में मोदी जी पीछे चल रहे थे, बनारस मंडल की सारी सीटें मिर्जापुर छोड़ करके बीजेपी हार गई, पूर्वांचल की सारी सीटें लगभग बीजेपी हार गई, गोरखपुर योगी जी अपना मठ थोड़ा बचा पाए होंगे, वो हो गया होगा, अवध बेल्ट की कई सीटें बीजेपी हार गई, अयोध्या खुद बीजेपी हार गई। ये इतना बड़ा प्रयोग, और इसीलिए मैं आज जो कह रहा हूं कि ये सामाजिक न्याय की जीत है, ये संविधान की जीत है। और चूंकि इस संविधान और सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हुए एक शख्स उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत नजर आया, वो अखिलेश यादव थे, इसलिए उनके साथ जनता खड़ी हो गई। वो जनता नहीं पसंद कर रही थी। 10 सीटें ऐसी हैं जो 10,000 से कम मार्जिन से बीजेपी जीती है, 3 सीटें ऐसी हैं जो सपा भी कम मार्जिन से जीती है, लेकिन उन्होंने ज्यादा जीती है। और अगर सब कुछ थोड़ा ठीक रहो, फर्रुखाबाद की एक सीट है हमारे मित्र ने डॉक्टर नवल किशोर शाह के, जबरदस्ती 3 बार बिजली काटी गई, लाठीचार्ज हुआ, उनको हरा दिया गया। फूलपुर से अमरनाथ मौर्य चुनाव लड़ रहे थे, उनको हरा दिया गया। एक तो बड़ा दिलचस्प है सुमित जी, यूपी कैसे आया, बिंद, राजभर, पाल, चौहान और निषाद, कश्यप, पासी, उसके बाद जाटव समुदाय के लोग, कुर्मी, 10-11 सीटें कुर्मी, कोयरी जिसे मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, कोई बिरादरी ऐसी नहीं बची जिसे अखिलेश यादव के पीडीए ने टिकट नहीं दिया। यही तो मान्यवर कांशीराम की लड़ाई थी, कांशीराम मॉडल, यही था, अपना हीरो देना, उनका एग्जैक्टली। और हर तबके ने यह महसूस किया कि हाँ, ये बीजेपी कर रही थी। पहले बीजेपी ने कैसे किया, यही किया था। पहले बीजेपी ने 46 में 56 एसडीएम का झूठ फैलाकर किया कि सपा यादवों की पार्टी, बसपा जाटवों की पार्टी, तो बाकी जो दलित पिछड़ों हो वो बीजेपी के साथ आ जाओ, नॉन जाटव सबको, ये थ्योरी बनाई। झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता। एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, थोड़े से लोगों को थोड़े से वक्त के लिए धोखा या भ्रम में रखा जा सकता है, ज्यादा लोगों को भी थोड़े से वक्त के लिए भटकाया जा सकता है, सारे लोगों को हमेशा के लिए नहीं। साहब, ये बहुजन समाज एक जिंदा समाज है। ये अपने आइकॉन को केवल पूजता नहीं, पढ़ता है और उन्हें जीता है। ये बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास से लेकर के यहाँ, और वो भी उत्तर प्रदेश जो इन लोगों की कर्मभूमि रही है, तो वो जिंदा समाज। 1-2 बार गलती हो गई, इस बार उन्होंने बाकायदे हर तबके ने संविधान बचाने के लिए पीडीए को वोट दिया और इसने बीजेपी को उत्तर प्रदेश रोक दिया। कल्पना करिए, बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में 15-20 सीटें और आई होती तो फिर ये गवर्नमेंट कहां होती। देश को अंधकार में जाने से रोक लिया है पीडीए ने, और अयोध्या की जीत उस पर एक मुहर लगाती है। न काशी न मथुरा, अयोध्या में चले, न मथुरा न काशी, अयोध्या में है अवधेश पासी। मैंने ये सुना नारा, कौन दिया मुझे नहीं पता, लेकिन एक सामान्य सीट पर एक दलित, वो भी पासी समुदाय के अवधेश प्रसाद, और अयोध्या बीजेपी हार गई। ये जनता है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जनता और नेता का रिश्ता ये बना, जनता तैयार थी, नेता ने उसे दिशा दे दी। नतीजा ये हुआ कि 37 सीटें, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा बन गई। और ये विचारधारा की जीत है सुमित जी, मैं एकदम क्लियर कहना चाह रहा हूं, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के सामने सामाजिक न्याय के विचारधारा की जीत है। इसी को मैं पीडीए के रूप में देखता हूं, और ये वैचारिक लड़ाई आगे और मजबूत होगी। ये काफ़ी दिलचस्प चर्चा चल रही है और मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा है बात करके। कुछ आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं, आखिरी सेकंड सवाल है मेरा
कि एक बुद्धिजीवी के तौर पे भी हम आपको जानते हैं और तमाम हमने देखा है आपको किस तरह से सामाजिक न्याय के मसलों पर आप मुखर रहे हैं। ये सिर्फ पीडीए या समाजवादी पार्टी की जीत ना हो कि एक सामाजिक न्याय की जीत के तौर पर भी इसको हम देख सकते हैं। एक एजेंडा सेट हुआ है कि आने वाले दिनों में जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा तो उसके बदले में सामाजिक ध्रुवीकरण होगा और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का एजेंडा ही चुनाव पर हावी रहेगा। ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। आने वाले सालों में 10 साल 20 साल की राजनीति पर सोशल जस्टिस के इफेक्ट को कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए, नेता कई बार होते हैं ना, राजनीतिक दल, वो समाज के बीच से पैदा होते हैं और समाज को करीब से देखते हैं। जब समाज धीरे धीरे बदलाव को तैयार होता है या अंदर सुगबुगाहट उसकी चल रही होती है, तो नेता वही नेता है, असली कामयाब नेता वही है जो समाज के नब्ज को पहचाने, बदलाव को पहचाने और उसे उचित दिशा दे दे। अखिलेश यादव ने इस चुनाव में यही काम किया। सामाजिक न्याय का विचार सैकड़ों हजारों साल का विचार है। तथागत बुद्ध से हम लोग क्यों बार बार जिक्र करते हैं? तथागत बुद्ध से न्याय का विचार चल रहा है, समता का विचार चल रहा है। कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, नानक, बाबा फरीद, बहुत लंबी विरासत है इसकी। फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह, पूरा वहां से होते हुए मंडल आंदोलन, त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ, और फिर मानवर कांशी राम, मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव। ये एक पूरी विरासत है, हजारों साल की संघर्ष की विरासत है। समाज उससे तैयार होता है और इसीलिए मैंने अभी कहा कि ये एक विचारधारा की जीत है, क्योंकि समाज में विचार जिंदा है। उसे जिंदा रखने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारे लोग जेल में गए। हम तो आपके सामने बैठे हैं। हमें नौकरी से निकाले जाने के पीछे अगर कोई एक वजह कोई पूछ दे तो यही विचारधारा है। हम उनकी आरएसएस की विचारधारा के होते तो आज हम हो सकता है एसोसिएट प्रोफेसर होके कुछ और कमेटी में होते। हमने कहा कि विश्वविद्यालय एक विचार की जागीर नहीं होते। विश्वविद्यालय में हर विचार के लोग हो सकते हैं। हमारा विचार संविधान का विचार है, सामाजिक न्याय का विचार है। तो ऐसी लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे लोग जेलों में गए, बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमे हुए, एट्रोसिटीज हुई, हकमारी हुई, परेशान किया गया। उन सब की मेहनत का फल है और ये क्रेडिट केवल नेता की नहीं होती, कई बार उन लोगों के संघर्षों की होती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी लड़ाई ही आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और सामाजिक न्याय का विचार ही आरएसएस और बीजेपी को रोक सकता है। ये हमारे कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं कि नहीं नहीं भाई, अलीगढ़ में क्यों नहीं आरक्षण है। आपने बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया। आपने सवाल नहीं पूछा। देखिए, मेरा आखिरी सवाल था ये। अचानक बात जुड़ गई तो मैं बस जोड़ दे रहा हूं। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई में हिंदू मुसलमान कभी नहीं था। मैं केवल एक पक्ष कहना चाह रहा हूं, बाकी टिप्पणी नहीं करूंगा। दुनिया निर्णय ले रही है, सबके स्टैंड खुल के आ गए। आप पूरे समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट देंगे। आपको नहीं दिखा कि एक आदमी जो देश का प्रधानमंत्री है वो मछली मटन कह रहा है, मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देंगे तक पे आ गया। अब आपका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, मुजरा कर रहे हैं मुसलमानों के सामने। इस भाषा की एक सांप्रदायिक राजनीति आपके सामने हो रही थी और आप फिर भी उसका साथ दे रहे हैं कि अलीगढ़ में आरक्षण क्यों नहीं, आरक्षण मुसलमान नहीं हो रहा। अरे भाई, कौन दे रहा था? मंडल कमीशन अगर कहता है कि ओबीसी की 3743 जातियों में मुस्लिम बिरादरियां हैं, तो गुजरात में भी 17 बिरादरी मुस्लिम है, जिसको नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आरक्षण ओबीसी में दिया। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम मंडल आंदोलन को मानने वाले लोग हैं। अनावश्यक पूरे सामाजिक न्याय की लड़ाई को, आरक्षण की लड़ाई को आपने हिंदू मुसलमान बना दिया, बीजेपी के पीछे खेलते हुए। लेकिन मैं सवाल जोड़ ही देता हूं क्योंकि आप उस पर जवाब दे ही रहे हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल, एडवोकेट नितिन मेश्राम जैसे जो बहुजन विचारक माने जाते थे, हालांकि प्रोफेसर दिलीप मंडल की जाति को लेकर भी सवाल उठे, कोई जायसवाल उनको बता रहा है, कोई बनिया बता रहा है, कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इस चुनाव में हमने देखा कि कई बुद्धिजीवी जो मंडलवादी, अम्बेडकरवादी सोच के बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अपना पाला बदला, शिफ्ट किया और बीजेपी के माउथपीस वो बन गए, उनके लिए वो प्रचार करने लगे, जैसे आप जिक्र कर रहे थे। इस शिफ्ट ने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। मैं मानता हूं कि वोटों का नुकसान हुआ है क्योंकि बीजेपी को इसका एक फ़ायदा मिला, उनको एक एंटीडोट मिल गया सोशल जस्टिस के आइडिया का, कि आप जब सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो वो बोलेंगे अच्छा अलीगढ़ में क्यों नहीं आप जस्टिस दे रहे हैं, आप जामिया में क्यों नहीं एसएसटी को आरक्षण दे रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ, इसका चुनाव पर कैसे परिणाम देख रहे हैं और ऐसे लोगों को कैसे देख रहे हैं जो संविधानजनक रूप से मौके पर पाला बदल लेते हैं? एक शेर है मिर्ज़ा गालिब का कि
घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है। सृजन की इच्छा, संघर्ष की इच्छा। अफसोस है इस बात का कि लोग विचारधारा से समझौता कर लें और समाज बहुत वक्त तक किसी को ऑब्जर्व करता है तो वो उस पर यकीन बनाता है। मैं सपा के साथ खड़ा हूं तो आपने मुझसे सवाल पूछा कि भाई आपने प्रमोशन में रिजर्वेशन से लेकर के जिलों के नाम बदलने पर, मैंने उसका जवाब दिया कि उस समय की चीजें कुछ और रही होंगी। आज उसी सपा के पोस्टर पर हर जगह वही महापुरुष हैं जिनके बारे में सवाल, ये बात क्यों नहीं वो बताए लोगों को कि वही ज्योतिबा फुले समाजवादी पार्टी के हर पन्ने पर हैं, वही साहू जी हर पन्ने पर हैं। और इसी की हम मांग भी कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे ना जस्टिस पे आओ, हम। जस्टिस पे आओ। भाई हम क्या चाह रहे थे, हम आज भी ये चाहते हैं कि जितने भी संविधानवादी लोग हैं वो हमारे एजेंडे पर बात करें। अगर अखिलेश यादव जी ने एजेंडे पर बात किया तो ये जीत एजेंडे की है ना, ये पीडीए के एजेंडे की है। आप उस एजेंडे को डिरेल कर रहे हैं। आपको अलीगढ़ में और जामिया में रिजर्वेशन चाहिए साहब, आप वही है ना जिनको लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन चाहिए था, जिनको निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन चाहिए था। समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में करी है कि निजी क्षेत्र में सबको भागीदारी देंगे। आपको ये क्यों नहीं देखा? वो जाति जनगणना आप मांग करके किताब आपने लिखी है। आप हम जैसे लोगों के सामने एक आइकॉन थे कि यार एक आदमी है जो कितना तर्क और तथ्य के साथ लड़ता है। वो कह रहा है कि अगर जाति जनगणना नहीं हुई तो ये आइडिया ऑफ इंडिया कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, और जो जाति जनगणना नहीं होने दिया उसकी पैरोकारी करने लगे आप। ये क्या है? ये आप पार्टी बन गए, आपकी रील्स उनके दिखाए जा रहे हैं। तो हम लोग तो विचारधारा, मैं सपा के साथ खड़ा हुआ, डंके की चोट पर खड़ा हुआ और मुझे एक लफ्ज भी अपने बदलने नहीं पड़े। मैं आज भी बाबा साहब को उतनी शिद्दत से याद कर रहा हूं। मैं हेडगेवार गोलवलकर पर नहीं गया, सावरकर वाली पार्टी के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैं नहीं खड़ा हो सकता। ये मेरी विचारधारा ने मुझे सिखाया है। बाबा साहब अंबेडकर अगर कह के गए हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बना तो ये देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा, उसे किसी भी कीमत पर उसे रोका जाना चाहिए। आप उनके साथ खड़े हो गए। अरे आपका अगर अप्रत्यक्ष फायदा भी उन्हें हो रहा था तो आपको सजग हो जाना चाहिए। घर की लड़ाई का फायदा कोई दूसरा ले जाए, आप तो सीधे सीधे फायदा देने लगे। मोदी के भाषण लिख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो अगले दिन मोदी भाषण में दे रहे हैं। आप किसको, आपको मुजरा वाला सुन के कैसा लगा होगा? आप रोज हिंदू मुसलमान वो आदमी कर रहा था। क्या इस देश के सामाजिक न्याय के विचार में आप बसपा को समर्थन कर रहे थे और सपा के विरोध में लिख रहे थे? बसपा का समर्थन करें आप, हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। आपको कभी नजर क्यों नहीं आया कि ये नई सपा है जिसमें पीडीए की बात हो रही है? उसका टिकट वितरण आपको नजर आया? जो टिकट वितरण हम चाहते थे वो हो रहा था, आपको वो नजर नहीं आया। मैनिफेस्टो नजर नहीं आया। उस मैनिफेस्टो में एक एक वो मुद्दे हैं जो हमारी विचारधारा के मुद्दे हैं। दिखा दो बीजेपी का मैनिफेस्टो जिसके साथ आप खड़े थे, कोई एक बात वहां पर है? वहां निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात है क्या? वहां जो है जाति जनगणना की बात है क्या? वहां एससी एसटी ओबीसी खाली पदों को भरने की बात है क्या? वहां सोशल जस्टिस की बात है क्या? हमारे मैनिफेस्टो पर बाबा साहब अंबेडकर हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी हैं, लोहिया जी हैं, तमाम विचारक हैं। और बीजेपी के मैनिफेस्टो का विचारक कौन है? हेडगेवार, सावरकर और गोडसे, गोलवलकर। इसलिए मैं बाकी चीजें समझ सकता हूं, निजी हित सज जाए, विचारधारा का हित तो कतई नहीं सजेगा। ये लकीर खींच के चुनाव था। संविधान बदलने वाले एक तरफ थे, जाति जनगणना के विरोधी एक तरफ थे और बाकी लोग एक तरफ थे। इसलिए इसका कितना चुनाव में असर हुआ, वो तो कहते हैं कि एक व्यक्ति उनके नाम पर वोट नहीं देता। बीजेपी को आपने उस बंजर जमीन में सिंचाई कर दी जिस पर बीजेपी सबसे ज्यादा घिर जाती थी। जाति का सवाल, वही मैं बोल रहा हूँ, एंटीडोट दे दिया आपने एकदम। आपने एंटीडोट दे दिया। बीजेपी के पास तर्क आ गए, फिर भी हम कह रहे हैं कि आपके तर्क झूठे हैं। हम उसका काउंटर तर्क दे रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो उनके एक एक आरोपों पर या एक एक चीज जो बीजेपी के फेवर में वो की है, हम उस पर एक पड़ताल करेंगे, तथ्य के साथ करेंगे, तर्क के साथ करेंगे। अभी के लिए केवल उनको एक होमवर्क दे रहे हैं। लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन की बात आपने क्यों नहीं उठाई? कास्ट सेंसस की बात आपने क्यों नहीं उठाई? आपने लिखा था ट्वीट में सेंट स्टीफन खालसा में रिजर्वेशन की बात आपने क्यों उठाई? क्योंकि आपको असल में बीजेपी के हिंदू मुस्लिम एजेंडे पे चलना था। बाइनरी में उलझा के रखना चाहिए, केवल हिंदू मुसलमान करना चाहिए, बाइनरी में रहे, उलझे रहे, उसी से फायदा मिलेगा उसको। और सोशल जस्टिस की लड़ाई तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव कंट्री में विक्टिम है ना, उनके साथ आपने अच्छा एक बात बताइए, क्या कुछ हुआ? पसमानदा आंदोलन क्या भूल गए वो?
पसमानदा आंदोलन का पूरा विमर्श इसी बात पर था कि यहाँ भी नाई था, वहाँ भी नाई गया। यहाँ फकीर, धुनिया, अंसारी, सैफी, तमाम बिरादरियाँ वो हैं जो इस तरह की हिंदू समाज में भी पीड़ित हैं, वहाँ भी पीड़ित हैं। कौन नहीं जानता कि मुसलमानों में जाति नहीं होती? कौन नहीं जानता कि उनका आंदोलन नहीं चला, पसमानदा महाज नहीं चला? मसावात की जंग एक किताब है अली अनवर अंसारी की। सामाजिक न्याय का विमर्श, आप बसपा का समर्थन करते हो, मनोहर कांशीराम ने तो बाम सेप में भी माइनॉरिटी को शामिल किया है। बिल्कुल। क्या ये वैचारिक दोहरापन है? हमने देखा ना कि मुसलमानों के साथ जो है वो बुलडोजर से कैसे एट्रोसिटी सबसे ज्यादा उनके ऊपर, सीएनआरसी में कितना उनके साथ उत्पीड़न हुआ, मॉब लिंचिंग हुआ, तो वो पीड़ित समाज को और ज्यादा आप टारगेट कुछ चीजें तो दिखती हैं सुमित भाई, कुछ चीजें ऐसी कि एक पूरी कम्युनिटी को प्रधानमंत्री कह रहा था कि 85% लोगों तुम्हारा सब छीन के मुसलमानों को दे देंगे। कौन मुसलमान ले लेता या क्यों दे देंगे? कहां अब तक दिया? आप विलेन बना रहे हो अपनी एक सबसे बड़ी माइनॉरिटी आबादी को। क्या इससे आइडिया ऑफ इंडिया सुरक्षित रहेगा? क्या आप इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के लिए साथ नहीं दे दिया उन लोगों का? सामाजिक न्याय का विचार ये कतई नहीं कहता। बाबा साहब अंबेडकर कतई इस बात के लिए राजी नहीं है अपने विचार में, अपने ख्याल में। मानवर कांशीराम इसके लिए राजी नहीं है, लोहिया इसके लिए राजी नहीं है। तो आप किसके साथ खड़े हो गए थे? इसलिए मैं पूरी बात का निचोड़ केवल ये कहता हूं कि विचारधारा का संघर्ष है, और हम विचारधारा के नाम पर खड़े होकर के आइडिया ऑफ इंडिया के लिए संविधान और सामाजिक न्याय की बात करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो ये संविधान और सामाजिक न्याय की बात करते रहें और उस पर कायम रहें, ये लोगों की इच्छा है और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चुनाव आखिरी चुनाव नहीं है। अब विधानसभा चुनाव भी कुछ दिन में आने वाले हैं और उसमें भी देखा जाएगा कि क्या अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे पर कायम रहती है और दलित बहुजन समाज में वो भरोसा जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिखाया है वो कायम रख पाते हैं। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने जिन सवालों के जवाब दिए उस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।